बच्चा बाद में करेंगी। निखिल, जैसा सुंदर नाम वैसा सुंदर व्यक्तित्व। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला निखिल एक रोज ऑफिस से निकला तो उसने देखा बाहर जोरों की बरसात हो रही है। अभी गाड़ी से कुछ ही दूर चला था कि उसने बस स्टॉप पर एक खूबसूरत लड़की को खड़े हुए देखा जो खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। हाय, आई एम निखिल। आप भी इन्फोसिस में ही जॉब करती है ना? मैंने आपको कई बार ऑफिस से निकलते हुए देखा है। हो हाय, यस, मैं भी इन्फोसिस में ही हूँ। आप भी यही जॉब करते हैं क्या? संध्या की बात सुनकर निखिल मुस्कुरा देता है। जी बिल्कुल, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और हमें पता भी नहीं है। वेल, बारिश काफ़ी तेज़ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। निखिल की मदद करने की ऑफर करने पर संध्या उसे लिफ्ट ले लेती है और निखिल उसे उसके घर छोड़ देता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है और फिर 1 साल के बाद निखिल और संध्या शादी का फैसला कर लेते हैं। माँ, मैं संध्या से शादी करना चाहता हूँ। वो मेरी कंपनी में ही जॉब करती है, अच्छी लड़की है, हमारे घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। निखिल बेटा, इस शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते हो, एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, और मुझे क्या चाहिए। बस मैं तो इतना चाहती हूँ तू जल्दी से शादी करके बहू को घर ले आए। बहू घर आ जाएगी तो मुझे भी बोलने के लिए, बातें करने के लिए कंपनी मिल जाएगी, वरना तुम दोनों बाप बेटे तो पूरा दिन टीवी में घुसे रहते हो। एक औरत को ना घर में औरत ही चाहिए होती है, उसी से मेरी चॉइस मैच करेगी। तुम दोनों के तो घर में होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पता चलता। क्यों नहीं माँ, संध्या बहुत अच्छी लड़की है, वो घर में आएगी ना तो घर में रौनक आ जाएगी। अगले कुछ ही दिनों में संध्या शादी करके निखिल के घर आ गई थी। निखिल और संध्या दोनों ही जॉब करते थे, इसलिए सुबह सुबह जल्दी ही दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते और फिर शाम को एक साथ ही घर लौटते। संध्या बेटा, क्या बात है, आजकल तुम थोड़ी परेशान दिखाई देती हो, सब ठीक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर है। ऑफिस से घर लौटते लौटते इतनी थकान हो जाती है, इसी वजह से मैं घर पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और इस बात का ना मेरे मन में हमेशा गिल्ट बना रहता है। आपको पूरा घर अकेले ही देखना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं काम करना नहीं चाहती, लेकिन चाह कर भी ना आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अरे, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है, मैं समझती हूँ। तू तो फिर भी ऑफिस से आकर मेरे साथ खाना बनवाती है, सबका खाना लगवाती है। तू निखिल को देख, वो तो ऑफिस से आकर ऐसे पैर फैलाकर बिस्तर पर लेट जाता है जैसे ऑफिस में उससे पत्थर धकेलने का काम करवाते हैं। मैं उन कलेशी सासों की तरफ बिल्कुल नहीं हूँ बेटा, जो बहू को मशीन की तरह सिर्फ दिन रात काम में झोंक कर रखना चाहती है। मुझे भी समझ में आता है, तू ऑफिस में काम करने ही तो जाती है, वहाँ से थक कर लौटती है। मुझे घर संभालने में कोई परेशानी नहीं है, तो तू क्यों चिंता करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है? तुम्हारे तो अभी हंसने खेलने के दिन है बेटा, खुश रहा करो। सासू माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद संध्या उनके गले लग जाती है। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। जितना आप मुझे समझती है ना, मुझे नहीं लगता इतना मुझे मेरी माँ भी समझ पाती होगी। आपने मुझे खुले दिल से अपनाया है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली। अच्छा बेटा, तुम दोनों ही ऑफिस से लेट आते हो, ऑफिस से आने के बाद तू घर के कामों में जुट जाती है। मैं देख रही हूँ तुम दोनों को एक दूसरे के साथ तो समय ही नहीं मिल पाता। तुम ऐसा करो ना बेटा, शनिवार रविवार को कहीं घूमने के लिए निकल जाया करो, कम से कम 2 दिन तो बिताओ एक दूसरे के साथ। संध्या और निखिल की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और उसका सबसे बड़ा कारण था निखिल की माँ रेवती का सपोर्टिव होना। रेवती ने बहू संध्या को अपनी बेटी की तरह दिल से अपना लिया था। घर में काम को लेकर किसी तरह का कोई कलेश और तू में नहीं था, इसलिए परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 1 साल का समय गुजर गया। एक दिन, बहू, मैं सोच रही हूँ कि पहले ही तुम दोनों लगभग 30 साल के होने को हो। मेरी बात को गलत मत समझना बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब अपनी फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। जितना समय बीतता जाएगा, आने वाले समय में कते बढ़ने के उतने ही चांस होते हैं। वैसे आजकल के बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, उन्हें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी, वो क्या है ना, मैं और निखिल हम दोनों ही अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। हमने सोचा है कि बच्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि परिवार को देने के लिए समय ही कहाँ है हमारे पास। अभी तो हम दोनों ही इतने बिजी हैं कि एक दूसरे के लिए भी मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। अब इतनी सब भागम भाग के बीच में अगर बच्चा भी आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हम पहले थोड़े से लाइफ में स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचें। बेटा, शादी के बाद ये सब तो जीवन भर चलता रहेगा। तुम दोनों नौकरी तो छोड़ने वाले हो नहीं, और नौकरी के साथ तो समय लिमिटेड ही होता है। इस समय को ही हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। मैंने भी हमेशा जॉब की, तुम्हारे पापा जी भी नौकरी में थे, उसके बाद भी मेरा और निखिल के जन्म के बाद सब कुछ मैनेज होता रहा ना।
और बेटा जब तक बच्चे हमारे जीवन में नहीं आते ना, तब तक ही सब कुछ इतना मुश्किल लगता है। एक बार जब बच्चे आ जाते हैं तो वो अपनी जगह परिवार में खुद बना लेते हैं। माता पिता का उनके लिए लगाव अपने आप पैदा हो जाता है, और जिससे हम प्यार करते हैं उनके लिए समय भी निकल ही जाता है। रेवती ने अपनी तरफ से बहू को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन संध्या अपनी बात पर कायम थी। किसी भी सूरत में वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं थी। आजकल के बच्चे हैं कि अपनी ही धुन में मगन रहते हैं ये लोग। इन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि समय गुजरने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आता। पैसा तो सारी उम्र कमाया जाएगा। खैर, मेरा फ़र्ज़ था समझाना, आज नहीं तो कल इन्हें भी मेरी बात समझ में आ ही जाएगी। ऐसे ही इंतज़ार में थोड़ा समय और बीत जाता है, लेकिन बहू संध्या अभी भी कोई खुशखबरी नहीं सुनाती। कुछ दिन बाद सास रेवती एक बार फिर से बहू से बच्चे के लिए कहती है, माँ जी आप मुझ पर दबाव डालना बंद कर दीजिए। आपको सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बच्चा करना है या नहीं, अब करना है या 2 साल बाद, ये निर्णय पति पत्नी के आपसी समझ से होना चाहिए। इसके बीच में किसी भी तीसरे का बोलना सही नहीं होता। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा माँ जी, लेकिन अब क्यों बार बार बच्चा बच्चा करती रहती हैं? बहू, इस घर में जो बच्चा आएगा ना, वो सिर्फ तुम दोनों का बच्चा नहीं होगा, मेरा पोता भी होगा। और इस नाते मुझे यह जानने का पूरा अधिकार है कि तुम दोनों बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हो। अरे हमारे भी कुछ अरमान है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपनी गोद में खिलाएं। तूने तो बड़ी आसानी से अपनी मॉडर्न सोच दिखा दी कि सास ससुर को बेटा बहू के बीच में बोलने का अधिकार नहीं होता। लेकिन हम बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचा तुमने? तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा कमा लेने से दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगी? अरे मैं पूछती हूँ, जब एक समय के बाद तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी तो किसके लिए जियोगे तुम दोनों? ये जो पैसों का ढेर लगा रहे हो ना, ये दौलत किसके लिए है? आज पहली बार सास रेवती ने बहू से ऊंची आवाज़ में बात की थी। माँ जी, बच्चा करना या ना करना सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए बार बार मुझे फोर्स करना बंद कर दीजिए। आप अपने बेटे से बात क्यों नहीं करती? सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी बच्चे के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो तो चाहते ही नहीं कि हम माता पिता बनकर बच्चों की जिम्मेदारी संभालें। संध्या की बात सुनकर अब तो रेवती को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था। मुझे समझ में नहीं आता, शादी होते ही ये लड़कों के दिमाग को क्या हो जाता है। ये वही लड़का है जो रिश्तेदारी में किसी का भी बच्चा अगर इसे दिख जाए तो उससे ऐसे लाड लड़ाता था जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। घंटों घंटों बच्चों के साथ खेलना, उन्हें बाहर घुमाने ले जाना, सबका फेवरेट चाचा मामा था ये। लेकिन अब जब अपने बच्चे पैदा करने की बात आ रही है तो जिम्मेदारी से भाग रहा है। अरे मैं अभी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, इतना भी क्या घबरा रहे हो तुम दोनों? अरे हिम्मत करके बच्चा करो तो सही, पालने के लिए तो अभी हम दोनों बैठे हैं ना। संध्या और रेवती के बीच में आज काफ़ी तीखी बहस हो गई थी। संध्या सास की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, और रेवती अब पोते पोती के लिए और इंतज़ार करने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, अब मैं निखिल से ही बात करूँगी, बस बहुत हो गया। रविवार के दिन रेवती ने देखा कि सभी लोग नाश्ता करके आराम से टीवी देख रहे हैं। तब वो जाकर संध्या और निखिल के पास बैठ जाती है। निखिल बेटा, 30 साल के हो गया हो तुम। जब तुम्हारे पापा 30 साल के थे ना, तब तुम 6 साल के थे उनकी गोदी में। माना कि अब ज़माना बदल गया है, बच्चे शादी लेट करते हैं, बच्चे भी लेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना बेटा कि तुम 40 साल की उम्र में बच्चा पैदा करोगे। अपने बारे में नहीं, हमारे बारे में भी तो सोचो। पता नहीं तब तक हम जीवित रहेंगे या नहीं, और अगर मान लो हम जीवित रहेंगे भी तो हमारे शरीर में उतनी ताकत ही नहीं बचेगी कि हम तुम्हारे बच्चों को गोद में लेकर खिला सके। बेटा, बहुत इंतज़ार कर लिया हमने कि एक दिन अपने पोते पोतियों को गोद में लेकर खिलाएंगे, और तुम दोनों तो इस बात को इतने हल्के में ले रहे हो जैसे ये तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता। माँ, हम बच्चा करने से मना नहीं कर रहे। अगले साल शायद मुझे कंपनी यूके भेज रही है। मैं सोच रहा हूँ संध्या भी वर्क फ्रॉम होम ले लेगी और हम दोनों साथ में ही यूके होकर आए। कम से कम 1-1.5 साल विदेश में रहकर आना पड़ेगा। अब हम नहीं चाहते कि उस बीच में हम बच्चे के झमेले में फंसे। वहाँ से लौट कर आएंगे, उसके बाद इन सब के बारे में सोचेंगे। बेटा, ये किस तरह की भाषा में बात करते हो तुम आजकल के बच्चे? अपने बच्चों का जन्म झमेला होता है क्या? फिर तो इस हिसाब से हम पिछले 30 साल से झमेले में फंसे हैं। बेटा, ये जीवन चक्र होता है और इससे कोई भाग नहीं सकता। पापा, आप लोग ना अपनी राय हम दोनों के ऊपर मत थोपिए प्लीज़। बच्चों के इंतज़ार में 1 साल और बीत जाता है, और निखिल अपनी पत्नी संध्या को लेकर कंपनी की तरफ से यूके चला जाता है। यूके में 13 महीना का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके निखिल और संध्या एक बार फिर भारत लौट आए थे, दोनों के इंडिया लौटने के बाद। बेटा, अब तो तुम्हारा विदेश जाने का सपना भी पूरा हो गया। अब तो झमेले जैसी कोई बात नहीं रही ना। अब तो कम से कम बच्चों के बारे में सोचो। तुम्हारी उम्र बीती जा रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? माँ, अभी तो इंडिया लौट कर आए, अब आते ही क्या सबसे पहले बच्चा प्लान कर लेंगे। बच्चों के बारे में सोचेंगे ना हम बाद में। छोड़ो ये सब। तुम्हारी बुआ जी आ रही है शाम को,
थोड़ा समय से लौट कर आना, वरना फिर सवालों के जवाब मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है माँ जी, हम शाम को थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे, शाम के समय। अरे भाभी, मैं ये कह रही थी कि देखो 5 साल हो गए बहू की शादी को, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। पीपल के पेड़ पर जो बाबा बैठते हैं ना, वहाँ ले जाओ बहू को। अरे वो झाड़ लगाते हैं तो गोद हरी हो जाती है। कैसी बात कर रही हैं दीदी आप, मेरी बहू में कोई कमी थोड़ी ना है। वो तो काम का इतना प्रेशर है दोनों के ऊपर कि ये दोनों अभी बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रहे। मेरी बहू को किसी झाड़ फूक की ज़रूरत नहीं है। उसी रात संध्या निखिल से कहती है, निखिल, माँ जी को बच्चों के लिए कहते कहते 5 साल बीत गए। बहुत हो गया। समाज में लोग 10 तरह की बातें करते हैं जिसे माँ जी को ही फेस करना पड़ता है। तुम्हें बताओ संध्या, हम करें तो क्या करें? कोशिश करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी हमने। कितने डॉक्टर के यहाँ धक्के खाए, यहाँ तक कि यूके में जाकर भी अपने सारे टेस्ट करवा लिए, लेकिन जब हमारे नसीब में बच्चा है ही नहीं तो इसमें कोई क्या कर सकता है? निखिल, ये सच हमने अभी तक घर में नहीं बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम माँ जी और बाबू जी को सब सच बता दें। आखिर कब तक टालते ही रहेंगे हम लोग ये कहकर कि हम अभी बच्चा नहीं चाहते। वो भी तो अपनी जगह गलत नहीं है ना। हमने ही तो उन्हें झूठी आस दे रखी है कि आज नहीं तो कल हम बच्चा प्लान करेंगे। एक बार उन्हें सच बता देंगे तो वो भी अपने मन को तसल्ली दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4 दिन लोग बातें बनाएंगे, सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। आज नहीं तो कल हमें सच्चाई को फेस तो करना पड़ेगा ना। इतना आसान नहीं है संध्या, जितनी आसानी से तुमने बोल दिया। इतनी पढ़ाई लिखाई की, अच्छी नौकरी पाने के लिए मेहनत की, पैसा कमाया, घर बनाया। इतनी मेहनत से सोसाइटी में जो थोड़ी सी इज्जत मिलनी शुरू हुई है, जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि हम बच्चा नहीं कर सकते, लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देंगे। तुम्हें सब अपशगुनी, कुलक्षणी, पता नहीं क्या कुछ कहकर पुकारेंगे। सोच लो, ये सब बर्दाश्त कर पाओगी? लोग अपने शुभ काम में हाथ तक नहीं लगाने देंगे तुम्हें। ये सोसाइटी ऐसी ही है, दुनिया चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन लोगों की छोटी सोच कभी नहीं बदलने वाली। सुना ना, मैंने क्लिनिक के बारे में पता किया है। सुना है कि वहाँ से बहुत से लोगों को फ़ायदा मिला है। संध्या के कहने पर निखिल डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए मिस्टर निखिल, आप दोनों की रिपोर्ट्स मैंने देख ली है। आई एम सॉरी बट कोई होप नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। आपको बच्चा चाहिए, उसके बहुत से तरीके हैं। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से है। बच्चों का खर्च वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे पास अबॉर्शन के लिए आई थी, लेकिन उसकी फ़िज़िकल हेल्थ देखकर मैं उसका अबॉर्शन भी नहीं कर सकती। अगर आप चाहें तो उस बच्चे को जीवन मिल जाएगा और आपको एक बच्चा। बस आपको उसे थोड़े पैसे देने होंगे। बच्चे का जन्म होते ही बच्चा आपकी गोद में सौंप दिया जाएगा। आप इसे एक तरह से सरोगेसी भी समझ सकते हैं। निखिल, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम ये बच्चा गोद लेने वाले हैं। हम ऑफिस के बहाने कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और फिर माँ जी को फ़ोन करके बता देंगे कि प्रेगनेंसी है। बच्चा मिलने के बाद वापस घर लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और बच्चा हमारी गोद में आ जाएगा। फ़ॉरेन ट्रिप का ही बहाना बनाना पड़ेगा संध्या। इंडिया में तो हम कहीं भी रहेंगे तो माँ तुमसे मिलने की ज़िद ज़रूर करेगी। निखिल और संध्या ने डॉक्टर के साथ पूरे 10 लाख में बच्चे का सौदा तय कर लिया था। निखिल और संध्या भी पैसों का इंतजाम कर रहे थे कि अचानक टीवी पर एक खबर सुनाई देती है। अंजलि नर्सिंग होम पर पड़ा छापा। सूत्रों से पता चला है कि नर्सिंग होम में दरअसल गैर कानूनी तरीके से सरोगेसी का धंधा चल रहा था। कुछ गरीब और नाबालिग लड़कियों को पैसों का लालच देकर सरोगेट मदर बनाया जा रहा था, जिसके लिए अमीर जोड़े लाखों की रकम देने को तैयार हो जाते थे। डॉक्टर खुद तो जोड़ों से 10 से 12 लाख वसूलती थी और इन गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए देकर ये गैर कानूनी काम कराती थी। खबर सुनने के बाद संध्या के तो हाथ पैर मानो बर्फ हो गए थे। अरे बहू, ये क्या, ये खबर सुनकर तुम इतना क्यों चौंक गई? सब ठीक तो है ना? पता नहीं कैसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो से चालबाजों के चंगुल में फंस जाते हैं। मैं तो कहती हूँ, अगर किसी को किसी वजह से बच्चा ना भी हो रहा हो तो कानूनी तरीके से बच्चे गोद लेने चाहिए। अनाथ आश्रमों में इतने बच्चे भरे पड़े हैं, लेकिन वहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं और ऐसे जाल साजों के चक्कर में फंस जाते हैं। सास की बात सुनकर अखिल माँ के पास आता है। माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बेवकूफ़ होते हैं वो पढ़े लिखे लोग जो ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो ऐसे गैर कानूनी धंधों को बढ़ावा देते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। हम भी इस डॉक्टर के झांसे में आ गए थे और पूरे 10 लाख में एक बच्चे का सौदा भी कर चुके थे, लेकिन शायद भगवान ने समय पर हमारी आंखें खोल दी। समय आ गया है कि हम आपको सब कुछ सच सच बता दें। इतने सालों से जो हम आपको कह रहे हैं ना कि हम अभी बच्चा नहीं करना चाहते, पर सच बात तो यह है कि हम कभी माँ बाप बन ही नहीं सकते।
इलाज के लिए हम दोनों यूके गए थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। हमें इसी सच को स्वीकार करके जीना पड़ेगा। आपकी गोद में कभी भी कोई पोता पोती नहीं आने वाला, लेकिन आपने आज हमें सही रास्ता दिखाया है। हम अब अनाथ आश्रम से कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेंगे और उस बच्चे के साथ साथ अपना जीवन भी संवारेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, लेकिन अगर यही बात थी तो तुम्हें बहुत पहले मुझसे खुलकर सब कुछ बता देना चाहिए था। बच्चा होना ना होना अपने हाथ में नहीं होता, फिर तुमने सच बताने में इतना संकोच क्यों किया? तुम्हारे हाथों शायद किसी बच्चे का जीवन संवारना लिखा था, तभी तो भगवान ने तुम्हें संतान नहीं दी। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक पहलू देखो और खुशी खुशी आगे बढ़ो। माँ की बात सुनकर संध्या और निखिल रेवती से माफ़ी मांगते हैं और फिर तीनों अनाथ आश्रम जाकर एक प्यारे से बच्चे को गोद लेने के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं।